नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कैसे किया जाता है। मतलब कि दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मरों को समानांतर में किस प्रकार संयोजित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समानांतर में संयोजित करने की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मरों को या दो ट्रांसफार्मरों को समानांतर में संयोजित किया जाता है और क्यों इसकी आवश्यकता होती है। यदि आवश्यकता होती है तो इनकी आवश्यकता को लाभ क्या है, क्यों यदि इनको दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर को समानांतर में जोड़ेंगे तो अपने को क्या फायदा मिलेगा। एक तो ये आती है और संयोजन किस प्रकार से होंगे। फिर संयोजन करने से पहले ये देखेंगे कि किन शर्तों के आधार पर। देखो, शर्तें जब दो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको आपस में यदि समानांतर में चलाते हैं, बराबर में चलाते हैं, तो दोनों की शर्तें जरूर होती हैं। उन दोनों की शर्तों को जरूर ध्यान में रखा जाता है। तो वो शर्तें कौन कौन सी होंगी, किन शर्तों के आधार पर इनको पैरेलल में संयोजित किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा आता है। तो आज उन शर्तों के बारे में जरूर देखेंगे और ये भी आपको बताऊंगा कि क्यों इसकी आवश्यकता होती है। यदि आवश्यकता होती है तो किस प्रकार इसको संयोजित किया जाता है, ये सब बातें देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन के बारे में या फिर समानांतर क्रम के बारे में अवश्य एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो अल्टरनेटर का हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर का हो, चाहे वो जनरेटर का हो, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन सबका होता है। तो ये इनकी आवश्यकता क्यों होती है, तो ये आती है। दूसरी बात होती है, पैरेलल ऑपरेशन तो सबकी अलग अलग शर्तें होती है, कुछ तो मिली जुली शर्तें होती हैं, कुछ अलग अलग होते हैं। तो आज किसका अध्ययन करेंगे, आज सिर्फ ट्रांसफार्मर का करेंगे कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल में संयोजित करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ये देखेंगे कि दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार से समानांतर में संयोजित किया जाता है। अब देखो, सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पैरेलल ऑपरेशन की आवश्यकता कोई, मेरी बातें गौर से सुनना, फिर समझोगे। फिर आपको वो बातें बताऊंगा कि पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगा हुआ है, जो सप्लाई दे रहा है आप लोगों को, लोड ले रहा है। जैसे 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगाया और 100 kVA की आउटपुट उसको मिल रही है, 100 kVA का लोड लगा रहे हैं। जैसे कि शुरू में 70 kVA का लोड आ गया, 80 का आ गया, 90 का आ गया। अब मान लीजिए कि 100 kVA की फुल कैपेसिटी उसके पास पहुंच चुकी है। धीरे धीरे आगे लोड बढ़ता जा गया। अब लोड बढ़ता गया तो माना कि उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है कि इससे और अधिक लोड लेगे तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो सकता है और उससे आगे भी लोड और बढ़ जाता है। तो अपने क्या करेंगे, दो काम होंगे अपने पास। एक तो ये हो सकता है कि उस ट्रांसफार्मर को वहां से हटाएंगे और दूसरा अधिक कैपेसिटी का वहां पे लगाएंगे, जो लोड अधिक बढ़ रहा है। जैसे 100 kVA की कैपेसिटी तो पहले थी, माना कि 120 kVA की कैपेसिटी होगी या फिर 150 kVA की कैपेसिटी होगी। अब सपोज करना वो 50 kVA की कैपेसिटी, 50 kVA का लोड और बढ़ गया, तो अपने पास एक ही इलाज आता है, या तो उस ट्रांसफार्मर को हटाएं, उसकी जगह दूसरी कैपेसिटी का और रखें। एक दूसरा इलाज आता है, या उस ट्रांसफार्मर के बराबर में एक 50 kVA का ट्रांसफार्मर और रख दें, और रखें, जो अतिरिक्त लोड बढ़ा है। माना कि 100 kVA तो पहले था और 50 kVA का लोड बढ़ा है, तो वो 50 kVA का लोड वो अतिरिक्त जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे वो उसको वहन कर ले, तो अपना काम आसानी से चल गया। तो दोनों में फायदा कौन सा है, अधिक क्षमता का लगाएं या फिर दोनों को बराबर में रखें। मैं आपको वो लाभ और हानियां दोनों बताऊंगा कि क्यों पैरेलल में रखेंगे या फिर बड़ा क्यों नहीं रखते। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने 2 kVA के ट्रांसफार्मर को बराबर, मतलब ये अलग अलग रखा और दोनों को समानांतर में प्रचालित किया। तो कहने की बात ये आती है, तो आप समझोगे कि सर पहले 100 kVA का था तो अब 50 kVA का लगाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी कि बराबर में इसको समान रखे तो 100 kVA का बराबर में रखे। नहीं, अपनी आवश्यकता अनुसार ये कह सकते हैं कि जैसे लोड 50 kVA का बढ़ा था तो 50 kVA का ट्रांसफार्मर और लगा सकते हैं। तो वहां पे kVA रेटिंग समान होना जरूरी नहीं है, अपनी आवश्यकता अनुसार कितने भी 20 kVA का लगा सकते हैं। यदि 20 kVA का लोड बढ़ा है, यदि आप 70 kVA का लोड बढ़ा तो 80 kVA का लगा सकते हैं, 70 का लगा सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार उस बढ़े हुए लोड के बराबर एक ट्रांसफार्मर और लगा सकते हैं। तो वो संयोजित कैसे करेंगे, संयोजित करेंगे ना, संयोजित कैसे करेंगे, तो संयोजित करने के तरीके होंगे, संयोजित करने के कुछ नियम होंगे, कुछ शर्तें होंगी, संयोजन किस प्रकार होंगे, वो संयोजन करने का आधार भी होगा, वो आपको सब बताऊंगा। तो क्या कर सकते हैं, जब एक ट्रांसफार्मर पर पहले की अपेक्षा लोड यदि बढ़ जाता है, क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं समानांतर प्रचालन के बारे में, कि जब एक ट्रांसफार्मर पर पहले की अपेक्षा लोड बढ़ जाता है तो उस बढ़े हुए लोड को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए, बढ़े हुए लोड को सहन करने के लिए या विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर
पहले ट्रांसफार्मर के समानांतर में संयोजित किया जाता है। इस प्रकार कितने कर सकते हैं? अब मैंने आपको 2 ही बताए हैं, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को निर्धारित शर्तों के अनुसार, किसके निर्धारित शर्तों के अनुसार, कि इस प्रकार 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को निर्धारित शर्तों के अनुसार पैरेलल में संयोजित करने को ही ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। तो मुख्य बातें क्या आ गई? वो निर्धारित शर्तें आ गई। तो निर्धारित शर्तें देखो, आपके पास 2 ट्रांसफार्मर आएंगे, आपने देखा होगा फेज की संख्या के आधार पर, मैं पढ़ा चुका हूं। फेज की संख्या के आधार पर 2 ट्रांसफार्मर देखे आप लोगों ने, एक सिंगल फेज का देखा, एक 3 फेज का देखा। तो दोनों में अलग अलग शर्तें होंगी या दोनों की समान शर्तें होंगी, ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि जो 3 फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी शर्तें क्या होंगी, सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी शर्तें क्या होंगी, या फिर दोनों में कॉमन शर्तें कौन सी होंगी, और वो भी आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं देखो ये हो सकता है कि मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाता हूं। पहले मैं आपको सिंगल फेज का सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा, आपको सिंगल फेज का सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा कि 2 ट्रांसफार्मर को कैसे पैरेलल में संयोजित कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप लोग समझोगे, जैसे कि ये आपका कोई लोड है, ये आपकी कोई लाइन है। आप गौर से समझना मेरी बात, आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, अच्छी तरह से फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपके समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि सर सिंगल फेज का देख लिया आगे नहीं देखेंगे, नहीं, कुछ शर्तें 3 फेज की अलग होंगी, इसलिए कुछ वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो कुछ नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये कह सकते हैं कि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। वो शर्तें आप कुछ शर्तें रट लोगे, कुछ शर्तें याद हो जाएंगी, रटना नहीं है, समझेंगे कि उस शर्तों के अभाव में क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी ये मैं एक वो बस बार बना देता हूँ, इनकमिंग सप्लाई बना देता हूँ। जैसे कि ये आप समझ गए होंगे कि ये आप लोगों का फेस है, सिंगल फेज की बातें करेंगे सबसे पहले, और ये न्यूट्रल है, ये फेस है और ये न्यूट्रल है। अब आप सपोज करोगे कि लोड लगाएंगे, देखो पहले सबसे पहले ट्रांसफार्मर बनाऊं, एक ट्रांसफार्मर दिखा देता हूं। जैसे मान लें कि 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, सपोज करना 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, मैं ये 100 kVA का ट्रांसफार्मर का सिंबल बना देता हूं। जैसे ये आपकी कोर होंगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर को फेस न्यूट्रल के साथ संयोजित करेंगे। मेरी बातें गौर से सुनना, इस ट्रांसफार्मर को फेस न्यूट्रल के साथ संयोजित करेंगे। ये फेस लगा दिया और उसके बाद में क्या लगाएंगे, ये लगा देंगे न्यूट्रल। बोलो एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये कौन सी है, प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग फेस न्यूट्रल के साथ अपने संयोजित होगी। अब मान लीजिए कि लोड देना है, किसको लोड देना है, यहाँ पे लोड देना कहाँ पे है, लोड देना आपको यहाँ पे है। सपोज करना मेरी बातें, लोड कहाँ पे देना है, लोड यहाँ पे देना है। तो अब मान लीजिए कि ये फेस न्यूट्रल, इसको लोड देना है, यहाँ लोड है, ये क्या है, ये लोड लगा हुआ है आपका। ये 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर नंबर 1 की बात कर लेता हूँ। ये कौन सा है, 1 नंबर का ट्रांसफार्मर, 1 नंबर है। और ये कितने का है, मान लीजिए कि आप 100 kVA का बता देते हैं, 100 kVA का ट्रांसफार्मर है। तो मान लीजिए कि ये आप ऑलरेडी लगा हुआ है या कहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड होगा, और ये क्या होगा, ये फेज के साथ कनेक्टेड, ये फेज के साथ कनेक्टेड होगी ये वाइंडिंग। अब ये आपका इनकमिंग मिली, इसको चालू किया, इसने लोड ले लिया। अब मान लीजिए कि पहले इसके ऊपर 70 kVA का लोड था, या 80 का आ गया, फिर 90 का आया, फिर 100 का आ गया। 100 kVA का जब तक लोड आया तब तक मान लीजिए कि पूर्ण क्षमता पे इसने काम किया। अब यहाँ पे 100 kVA का लोड ऑलरेडी था, गौर से सुना मेरी बात। अब मान लीजिए कि 150 kVA 50 kVA का लोड और बढ़ गया। कैसे बढ़ा, धीरे धीरे 10 kVA 20 kVA, अब मान लीजिए कि सिर्फ 10 kVA का ही आ गया, चलो 10 kVA का ही आ गया, 110 kVA लोड और बढ़ गया। तो कितना बढ़ा, मान लीजिए कि पहले 10 बढ़ा, फिर 50 kVA का लोड और बढ़ गया, ये तो कह सकते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर तो सहन करने वाला नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, या तो इसको हटाएंगे या फिर दूसरा ट्रांसफार्मर संयोजित करेंगे। चलो आज मैं दूसरा ट्रांसफार्मर संयोजित करके दिखा देता हूं, कैसे, उन शर्तों के अनुसार। पहले मैं संयोजित करके दिखाता हूं कैसे करेंगे, फिर वो शर्तें आपको बताऊंगा। देखो अब मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर और लेते हैं, कितने का, जैसे 50 kVA का लोड बढ़ा आप लोगों का, तो 50 kVA का और ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। 50 kVA का माने एक ट्रांसफार्मर और लिया मैंने यहाँ पे। ये कैसा लिया, ये आपके प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी दूसरे ट्रांसफार्मर की, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। मैं सिंगल फेज के कनेक्शन बता रहा हूँ, फिर 3 फेज के कनेक्शन बताऊंगा। सिंगल फेज के बताऊंगा तो वहाँ पे शर्तें लिखवाऊंगा, 3 फेज के बताऊंगा तो वहाँ पे शर्तें कुछ अलग बताऊंगा आप लोगों को मैं। कुछ तो कॉमन होंगी और कुछ अलग अलग होंगी, लेकिन कुछ अलग होंगी तो वो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ और लिखवा भी चुका हूँ। कुछ आपको ध्यान होंगी तो आपको अवश्य याद आएगी। मैंने जो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पढ़ाए थे 3 फेज के, स्टार डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा पढ़ाए थे, तब आपको मैंने सब बातें बताई थी, फिर भी आज आपको बताऊंगा मैं आपको,
ठीक है। अब इसको देखो, माना कि इसको कनेक्टेड करेंगे, किससे? सिंगल फेज से कनेक्टेड करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग को। माना कि आपकी क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। अब इसको मैंने फेज से संयोजित कर दिया, ये फेज, एक फेज और न्यूट्रल के बीच संयोजित करेंगे। ये फेज से क्या, अब ये न्यूट्रल से कर दिया। एक वाइंडिंग आपकी प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड हो चुकी है, यहां लगाएंगे इसको। कब लगाएंगे? जब इसकी शर्तें पूरी होंगी। मान लीजिए कि ये एडिशनल ट्रांसफार्मर, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया, ये नंबर 2 लगा दिया। इसकी कैपेसिटी कितनी मान लेते हैं? 50 kVA की कैपेसिटी मान लेते हैं। अब देखो, एक चीज यहां पे एक बहुत मुख्य बात निकल के आई है, आप इसको नोटेड करना। क्या ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में केवी क्षमता मायने रखती है? याद करना, आप गौर से सुनना। क्या ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में उनकी क्षमता मायने रखती है, उनकी रेटिंग मायने रखती है? नहीं, रेटिंग कुछ भी हो सकती है। ये मत बोलना कि सर यहाँ 100 kVA का था, यहाँ 100 लगाएंगे तब भी ये पैरेलल ऑपरेशन होगा, तब ये समानांतर में प्रचालित होंगे। नहीं, यहाँ केवी रेटिंग का कोई महत्व नहीं है। अपनी आवश्यकता अनुसार कितनी भी क्षमता के ट्रांसफार्मर यहाँ समानांतर में संयोजित कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, यहाँ कितने केवी की कैपेसिटी मिल सकती है आपको? 150 kVA की कैपेसिटी मिल सकती है, क्योंकि 50 का ये लगा और 100 का ये लगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब इसको कनेक्टेड कर दिया, मान लीजिए मैं कनेक्टेड करके आपको चला के दिखाता हूँ। अब आप सपोज करोगे कनेक्टेड करेंगे तो कनेक्टेड आपको 2 रूप से मिल सकता है। 2 रूप से कैसे? देखो, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, जैसे ये पहला सिरा था, ये दूसरा था, ये पहला है और ये दूसरा है, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, दूसरा सिरा, वाइंडिंग तो होंगी। अब सपोज करना, पहले सिरे को मैं कहाँ लगाया? फेज के साथ और न्यूट्रल के साथ। मान लीजिए कि मैं यहाँ इसको फेज के साथ लगा देता हूँ, एक तो ये मिल सकता है। दूसरा सिरा कहाँ लगाएंगे? माना कि मैं न्यूट्रल के साथ लगा देता हूँ, सपोज करना आप ये लगाया। अब एक तो ये हो सकता है कि ये वाइंडिंग भी यहाँ पे संयोजित है और ये वाइंडिंग भी यहाँ पे संयोजित है, तो कुछ आपको डायग्राम ऐसे ही मिल सकता है कि कैसे मिलेंगे? जैसे ये वाइंडिंग दोनों एक साथ संयोजित कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाइंडिंग दोनों एक साथ संयोजित की और यहाँ पे इसको ये ऐसे। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? अब इसको यहाँ कनेक्टेड कर देता हूँ। बोलो कोई अंतर थोड़ी है, कोई भी अंतर नहीं है यहाँ पे, कुछ किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूज नहीं हुआ और किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं हुआ, ये लगा दिया। अब कहोगे सर सेकेंडरी भी कर देते हैं, चलो मैं सेकेंडरी भी कर देता हूँ। यहाँ से सेकेंडरी यहाँ से हटा देते हैं, कुछ आपको संयोजन इस प्रकार से मिल सकते हैं। मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसके संयोजन यहाँ पे कर देता हूँ। इसके संयोजन कहाँ पे कर दिए? यहाँ पे कर दिए संयोजन। अब आप कहेंगे कि इसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ, ये भी एक पैरेलल ऑपरेशन ही है। याद रखना, सेकेंडरी वाइंडिंग के समान सिरे एक स्थान पर संयोजित करेंगे और समान सिरे जो भी है, प्रथम सिरे एक स्थान पर और सेकेंडरी सिरे एक स्थान पर करेंगे, तो फिर दोनों को यहाँ कर सकते हैं। मैंने पहले दिखाया वो भी एक प्रारूप था, मैंने अब दिखाया ये भी एक प्रारूप है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ इक्विपमेंट लगा लें, क्या लगाएंगे? धारा लगा सकते हैं कि दोनों की धारा कितनी रहेगी। इसमें कुछ धारा अलग रहेगी क्योंकि इसकी 50 kVA की क्षमता है, ये अपनी क्षमता के अनुसार लोड सहन करेगा, ये अपनी क्षमता के अनुसार लोड सहन करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों 50-50 बढ़ जाएंगे कि सिर्फ 75 kVA ये लेगा और 75 kVA लेगा तब जाकर 150 kVA। नहीं, ये 100 kVA के अनुसार ही अपना लोड वहन करेगा, ये 50 kVA के अनुसार लोड वहन करेगा। क्यों करेगा आपको बताऊंगा, क्यों करेगा मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपका एक संयोजन था। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एम्पीयर मीटर लगा देता हूँ, ये एम्पीयर मीटर एक लगाया, ये एम्पीयर मीटर यहाँ लगा देता हूँ, ये एम्पीयर मीटर सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाया, प्राइमरी, ठीक है ना, ये लगा दिया। और चलो यहाँ पे एक एम्पीयर मीटर यहाँ लगा देता हूँ कि कुल करंट कितनी है, इसकी करंट कितनी है या इसकी करंट कितनी है, या आप करंट, इसी ट्रांसफार्मर की करंट, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कितना प्रभावित होगा, इसकी सेकेंडरी में कितना करंट प्रभावित होगा, दोनों में कितना करंट प्रभावित होगा, ये लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो थी बात आपकी कब, जब ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेशन करेंगे तब उसको संयोजित करेंगे। बोले यहाँ कुछ दिक्कत हुई। अब ये लोड, ये आपकी क्या है, ये 3 फेज सप्लाई की बस बार है। ये क्या है, सिंगल फेज सप्लाई है। और ये क्या है, सप्लाई में बस बार बोल देते हैं, बस बार है। और ये क्या है, ये सिंगल फेज बस, लोड बस बार है, लोड बस बार है। ये आपका फेज और न्यूट्रल। बोलो आपको समझ में आया। अब वो शर्तें लिखा, तो दोनों की शर्तें क्या रहेंगी, किन शर्तों के आधार पर इनको पैरेलल में संयोजित किया है, तो किन शर्तों की पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा। अब क्या देखेंगे, समानांतर प्रचालन की शर्तें देखेंगे। तो अब देखें शर्तें, समानांतर प्रचालन की शर्तें या पैरेलल ऑपरेशन की कुछ विशेषताएं होंगी या शर्तें होंगी। समानांतर प्रचालन की शर्तें किसकी, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, कुछ 3 फेज की कुछ एडिशनल होंगी, आपको बताऊंगा मैं आपको। अब शर्तों पर ही क्वेश्चन आता है, ये याद रखना। क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, यहाँ से कभी नहीं उठेगा, शर्तों से क्वेश्चन उठता है। किन किन शर्तों को ध्यान में रखा जाता है या निम्न में से कौन सी शर्तें ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में नहीं होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सिंगल फेज की बात करें तो ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर की ध्रुवता समान होनी चाहिए।
ध्रुवता मतलब कि इन दोनों ट्रांसफार्मर के ऐसा नहीं हो कि इसके ट्रांसफार्मर के वोल्टेज ने इसका विरोध किया और इसने इसका विरोध किया, कुल वोल्टेज का मान 0 हो जाए। कुल वोल्टेज का मान 0 हो जाए तो अपने का फायदा क्या, या फिर दोनों का आमने सामने वोल्टेज शॉर्ट सर्किट होकर जल सकता है। तो कह सकते हैं कि इनकी ध्रुवता, दोनों ट्रांसफार्मर की ध्रुवता समान होनी चाहिए। किसकी? पहली शर्त होगी आप लोगों की, पहली शर्त क्या होगी? पहली शर्त होगी कि दोनों ट्रांसफार्मर की ध्रुवता मतलब पोलरिटी समान होनी चाहिए। एक शर्त आती है, पोलरिटी समान नहीं होगी तो क्या होगा? एक ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज क्या है? दोनों ट्रांसफार्मर की पोलरिटी, इसका सेकेंडरी वोल्टेज इस स्वभाव का होगा, इसका सेकेंडरी वोल्टेज इस स्वभाव का। कब ये दोनों की ध्रुवता समान नहीं होगी तो, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा क्या होगा लिख लो कि दोनों के वोल्टेज आपस में विपरीत स्वभाव के होंगे और दोनों वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होकर ट्रांसफार्मर जल जाएंगे। क्या हो सकता है? ट्रांसफार्मर जल सकते हैं। क्यों? दोनों की ध्रुवता समान नहीं होगी तो ये एक दूसरे के विपरीत रूप से कार्य करेंगे और ट्रांसफार्मर जल जाएंगे। एक तो ये आती है। दूसरा क्या आता है कि दोनों की, दूसरे शर्त यहाँ लिखना, दोनों विपरीत रूप, दोनों के सेकेंडरी वोल्टेज विपरीत रूप से काम करेंगे और आपस में जल जाएंगे। दूसरी शर्त आती है, दोनों ट्रांसफार्मर, किसकी? दोनों की बात करता हूं, दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। एक साथ आती, अब समान नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये ट्रांसफार्मर आपका है 11 kV ओब्लिक 440 वोल्ट, सपोज करना ये ट्रांसफार्मर आपका है 11 kV ओब्लिक 440 वोल्ट है, ये दोनों है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों, इसमें 11 kV आप लोगों ने लाइन दे दी, इसको क्या दिया है? 11 kV दिया आप लोगों ने, इसको 11 kV वोल्ट दिया है, तो दोनों की प्राइमरी में तो 11 kV वोल्टेज चलेगी। लेकिन सपोज कीजिए ये यहाँ पे 400 वोल्टेज दिखाता है कि इसमें सेकेंडरी में कितने मिले? यहाँ 400 वोल्टेज मिले हैं और यहाँ 440 वोल्टेज मिले हैं। बोलो कम किसके? इसके वोल्टेज कम हो गए, किसके? एडिशनल ट्रांसफार्मर के वोल्टेज कम हो चुके हैं। तो फेज वोल्टेज सब, दोनों के फेज वोल्टेज समान हो गए, समान नहीं हुए तो क्या सकते हैं? ये ट्रांसफार्मर इसके ऊपर, ये ट्रांसफार्मर इसके ऊपर लोड बन जाएगा, ये ट्रांसफार्मर इसके ऊपर कुछ लोड बनेगा, ये वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर इसके ऊपर कुछ प्रभावी हो जाएगा, ये वोल्टेज इस, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, इस वाइंडिंग के वोल्टेज इसके ऊपर कुछ प्रभावी होंगे। तो क्या होगा? यहाँ धारा चले, लोड नहीं लगाया आप लोगों ने, लोड नहीं लगाया, लोड को व्यवस्थित नहीं किया आप लोगों ने, तो क्या होगा? लोड नहीं लगाएंगे तो भी धारा चलेगी इसके अंदर। क्यों चलेगी? कि दोनों के वोल्टेज समान नहीं है। यदि दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज समान नहीं होंगे तो बिना लोड के ही, ठीक है नहीं, लोड नहीं होने पर भी द्वितीय वाइंडिंग में स्थानीय धारा चलेगी। यहाँ पे, यहाँ कुछ धारा होगी, यहाँ कुछ धारा चलेगी, लोड नहीं, क्योंकि धारा कब चलनी चाहिए? लोड के अनुसार चलनी चाहिए, लोड के अनुसार धारा चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ इसमें से धारा चलेगी, यहाँ धारा ऐसे जाएगी, इसके ऊपर धारा चलेगी तो क्या होगा? स्थानीय धारा चलेगी। क्या होगा? लोड समान होगा तो क्या होगा? अन्यथा क्या हो सकता है? यहाँ पे द्वितीय वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थानीय धारा में बिना लोड के ही अंदरूनी धारा चलेगी, स्थानीय धारा प्रवाहित होगी, स्थानीय धारा प्रवाहित होगी। अब बोलो ट्रांसफार्मर लोड नहीं गया, स्थानीय धारा प्रवाहित तो क्या होगा? ये होगा कि I²R, ये क्या है आपका? I²R क्या था? आप लोगों को देखे कॉपर लॉस, क्या था? कॉपर लॉस था। तो यहाँ कॉपर लॉस बढ़ जाएंगे, हानियां बढ़ जाएंगी, I²R हानियां उत्पन्न होंगी, बिना लोड ही उत्पन्न होगी। अब I²R धानियां, ये जो लोड है ये मतलब कि स्थानीय धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? I²R हानियां बढ़ जाएंगी, जिसमें क्या होगा? जिससे क्या होगा? दोनों ट्रांसफार्मर पर असमान लोड होगा, उत्पन्न होंगी और दोनों ट्रांसफार्मर पर लोड असमान होगा, लोड असमान होगा। ऐसा नहीं, ये 100 kV का था तो 100 ही लेना चाहिए था, ये 50 का 50 लेना चाहिए, यहाँ 70 हो सकता है, यहाँ 40 हो सकता है, यहाँ 60 जा सकता है, यहाँ पे 90 हो सकता है, असमान लोड होगा। तो मतलब वो भी एक प्रचालन सही नहीं है, किसी भी प्रकार की यहाँ पे शर्तें पूरी नहीं होंगी तो समानांतर से अच्छा प्रचालन नहीं है और वो सिस्टम कभी भी काम करने वाला नहीं होगा। एक शर्त आपकी आती है, देखो एक शर्त आपकी ये हुई और एक शर्त आपकी ये हुई, ठीक है ना। और दूसरी शर्त, तीसरी शर्त क्या? देखो तीसरी शर्त सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या देखना,
प्रतिशत प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। क्या लिखेंगे? प्रतिशत प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। यदि प्रतिशत प्रतिबाधा समान नहीं होगी, प्रतिशत प्रतिबाधा समान नहीं होगी, क्या होगा? ये दोनों अलग अलग पावर फैक्टर पर कार्य करेंगे। मतलब x अपॉन r, x अपॉन r समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब x अपॉन r जो इसमें रेजिस्टेंस है और जो इसमें अपने रिएक्टेंस है, ठीक है ना? जो रिएक्टेंस है, x क्या है? रिएक्टेंस है। इसमें कौन सा रिएक्टेंस है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। याद रखना, इसमें कौन सा रिएक्टेंस है? कभी कभार आपके सामने ये भी हो सकता है कि एक्सएल अपॉन आर भी हो सकता है, दोनों का अनुपात। इसका एक्सएल अपॉन आर और इसका एक्सएल अपॉन आर बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों की प्रतिशत प्रतिबाधा, जिसको क्या कह सकते हैं? प्रतिशत प्रतिबाधा। तो यहां इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं प्रतिशत परसेंटेज इंपीडेंस। परसेंटेज इंपीडेंस इसको कहेंगे, परसेंटेज इंपीडेंस समान होनी चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी बात आती है, यदि समान नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए कह सकते हैं यदि दोनों ट्रांसफार्मर की प्रति इकाई प्रतिबाधा या प्रतिशत प्रतिबाधा, लिख लेना, इसको प्रति इकाई प्रतिबाधा भी कह सकते हैं। प्रति इकाई की भी परीक्षा में कोई आपके सामने कौन सा नाम आए? प्रति इकाई प्रतिबाधा भी हो सकता है, ये समान होनी चाहिए। तो कह सकते हैं यदि दोनों ट्रांसफार्मर की प्रति इकाई प्रतिबाधा या प्रतिशत प्रतिबाधा, या फिर कह सकते हैं x अपॉन आर अनुपात समान नहीं होगा। x अपॉन तीनों नाम से x अपॉन आर या x अपॉन आर या एक्सएल अपॉन आर भी आ सकता है। प्रतिशत प्रतिबाधा नाम आ सकता है, प्रति इकाई प्रतिबाधा आ सकती है। दोनों ट्रांसफार्मर की समान नहीं होगी तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात आती है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ये तो दोनों ट्रांसफार्मर समान पावर फैक्टर पर कार्य नहीं कर रहे हैं। दोनों ट्रांसफार्मर लोड तो एक ही, दोनों क्या गए भाई? लोड तो एक ही है। यदि इस लोड का पावर फैक्टर मान लीजिए कि यहाँ पे लोड का पावर फैक्टर की बात करते हैं, यदि ये है 0.90 है या 0.80 आता है, तो 0.80 का मतलब कि दोनों के जोड़ गए, यदि इसकी कैपेसिटी के अनुसार मान लीजिए कि यहाँ जो 0.80 है ये 0.60 पे काम करता है या 0.20 पे काम करता है, ठीक है ना? ये 80 हो गया, तो फिर क्या हो सकता है? ये 0.50 पे काम नहीं करेगा, ये 0.20 पे काम, अलग अलग पावर फैक्टर पर कार्य करेंगे। यहाँ पावर फैक्टर की बात करते हैं ना, तो यहाँ यदि दोनों की प्रतिशत प्रतिबाधा समान होगी, दोनों की, ये भी 0.8 पावर फैक्टर लेगा और ये भी 0.8 पावर फैक्टर पे कार्य करेगा, क्योंकि दोनों समान है। इसका भी जैसे अपना लोड का पावर फैक्टर क्या 0.80 है, तो ये भी 0.80 पर कार्य करेगा, ये भी 0.80 पर कार्य करेगा। लेकिन ये शर्तें समान नहीं होगी तो दोनों का पावर फैक्टर अलग अलग होगा। और आपको पता है कि जो लोड होता है, याद रखना, लोड किस पे डिपेंड होता है? लोड किस या केवी निर्धारण किस पे होता है? इसका केवी निर्धारण जो बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग किसके ऊपर डिपेंड होती है? ये पावर फैक्टर पे डिपेंड होती है। अब दोनों का पावर फैक्टर अलग अलग है, सोचना, दोनों का पावर फैक्टर अलग अलग है, तो ये अपनी निर्धारित क्षमता पर लोड वहन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये 50 केवी का है तो 50 केवी की क्षमता नहीं वहन कर पाएगा, ये 100 केवी का है तो 100 केवी की क्षमता वहन नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो कह सकते हैं कि दोनों की, यदि तीन नाम है आपके सामने, x अपॉन आर अनुपात या एक्सएल अपॉन आर अनुपात, प्रतिशत प्रतिबाधा या प्रति इकाई प्रतिबाधा समान नहीं होगी तो दोनों ट्रांसफार्मर अपनी केवी क्षमता के अनुसार लोड वहन नहीं कर पाएंगे, या फिर दोनों ट्रांसफार्मर फुल लोड पर, दोनों ट्रांसफार्मर को फुल लोड नहीं किया जा सकता, दोनों ट्रांसफार्मरों को फुल लोड नहीं किया जा सकता इस शर्त के बिना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि इसको समानांतर में प्रचारित करवाना है तो ये शर्त अनिवार्य है। शर्त सारी अनिवार्य है। चलो ये एक शर्त ये होगी। अगली शर्त क्या होगी? दोनों ट्रांसफार्मर, यदि इसकी बात करते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है, दोनों एक सेम फ्रीक्वेंसी वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कार्य करने वाला होगा और ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कार्य करने वाला होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने वाले होने चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या सकते हैं? 4 शर्तें होगी, 1, 2, 3 और फ्रीक्वेंसी वाली 4 शर्तें होगी। कुछ शर्तें और होती हैं, वो किसके लिए होती हैं? वो 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए होते हैं। तो यदि आप समझोगे कि इनमें 3 फेज ट्रांसफार्मर की कुछ अलग शर्तें क्यों आ गई, ये सिंगल फेज की बात करते हैं, यहाँ कुछ मैंने आपको सब कुछ बताया, तो अलग शर्तें क्यों आ गई हैं? इसलिए आ गई क्योंकि वहाँ पे 3 वाइंडिंग होती हैं, 3 प्राइमरी होती हैं और 3 सेकेंडरी होती हैं। उनके बीच में फेज कोण होता है, कलांतर होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक
ठीक है ना, और तीनों अलग अलग अपने संयोजन के आधार पर संयोजित किए जा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि 3 फेज ट्रांसफार्मर की कुछ अलग शर्तें होती हैं, वो आपको बताऊंगा कब, जब इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तब। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको वो सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊं 3 फेज ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन का, तब आपको कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि मैं आपको सीधे ही बता दूं, ठीक है ना, सीधे ही बता दूं। अब आपको कहोगे सर यहाँ मैंने ये देखा था कि कला अनुक्रम का आपने नाम नहीं लिया। क्या कह सकते हैं कि सर कला अनुक्रम का नाम ही नहीं लिया आप लोगों ने। और भाई कला अनुक्रम किस में होता है? सिंगल फेज में नहीं होता है, सीधे 3 फेज में होता है। RYB 3 फेज होते हैं, वहां कला अनुक्रम होता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि कला अनुक्रम की जो शर्त थी वो किस में है? वो 3 फेज ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन में आती है। फिर कहेंगे सर वो उसका नाम ही नहीं आया कि फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अरे भाई फेज डिस्प्लेसमेंट भी 3 फेज की वाइंडिंग में होता है, सिंगल फेज में नहीं होता है, वो भी उस शर्त आएगी। तो कह सकते हैं कि फेज डिस्प्लेसमेंट समान होना चाहिए, कला अनुक्रम समान होना चाहिए, वेक्टर ग्रुप समान होना चाहिए। ये कब आएंगी शर्तें? 3 फेज में आएंगी। इसलिए अपने ये समझते हैं कि सबसे पहले 3 फेज के संयोजन देखेंगे, फिर आपको दिखाता हूं मैं। तो अब आपको मैं 3 फेज के संयोजन दिखा देता हूं। ये शर्तें आपके सामने हैं, याद हैं, फिर भी आपको दोबारा बता दूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 3 फेज के संयोजन दिखाऊं आप लोगों को मैं। अब बताओ 3 फेज में प्राइमरी में कितनी वाइंडिंग? 3 वाइंडिंग। सेकेंडरी में 3 वाइंडिंग। तो एक ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग हो गई? 6 वाइंडिंग। 2 में 12 वाइंडिंग। तो यहाँ 12 वाइंडिंग दिखाएंगे आप लोगों को। और ये आप लोगों ने देखा था कि 3 फेज ट्रांसफार्मर के संयोजन कैसे कर सकते हैं। स्टार स्टार में कर सकते हैं, डेल्टा डेल्टा में कर सकते हैं, स्टार डेल्टा में कर सकते हैं, डेल्टा स्टार में कर सकते हैं। फिर टर्सरी वाइंडिंग आएगी, जिग-जैग कनेक्शन आएंगे, स्टार इंटर स्टार आएगा, डेल्टा इंटर स्टार आएगा। ये आपने VB संयोजन देखे थे। तो सारे संयोजन आपको बता चुके थे आपने इन संयोजन के बारे में। कौन से में? स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, ये नहीं देखे हैं। तो इनको पैरेलल ऑपरेशन से पहले आपको फेज डिस्प्लेसमेंट या फिर कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैंने चैप्टर पूरा करवाया है, उसको देखना अनिवार्य है। फिर उनके संयोजन देखना अनिवार्य है, क्योंकि कोणीय विस्थापन के आधार पर ही संयोजन निर्धारित किए जाते हैं। मैंने आपको उस दिन ये बताया था कि ये ट्रांसफार्मर इसके साथ पैरेलल में संयोजन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोणीय विस्थापन अलग था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग था। तो वो भी आज आपको फिर बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपको संयोजन बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके 3 फेज की वाइंडिंग होगी। मैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि संयोजन कुछ लंबा होगा, फिर आपको शर्त लिखवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखो, अब ये 3 फेज की आपकी बस बार, मैं 3 फेज की बस बार इनकमिंग सप्लाई मान लेता हूँ। यहाँ पे 3 फेज की बस बार की इनकमिंग सप्लाई मान लेता हूँ। यहाँ पे ये होगी आपका दूसरा संयोजन, और ये हो गया आपका तीसरा संयोजन, ठीक है। अब संयोजन कौन से देखेंगे? संयोजन वो देखेंगे जो आपको मैं पढ़ा के आया हूँ पीछे। 4 संयोजन पढ़ाए थे, आप लोगों को याद होगा। कौन कौन से पढ़ाए थे? देखो, मैंने पढ़ाया था स्टार स्टार, फिर पढ़ाया था आपको मैंने डेल्टा डेल्टा, फिर पढ़ाया था स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, फिर पढ़ाया था डेल्टा स्टार, और फिर मैंने आपको VB संयोजन पढ़ाया था। डेल्टा डेल्टा में पढ़ाया था VB संयोजन, ठीक है ना। फिर VB संयोजन पढ़ाया था। आगे टर्सरी संयोजन भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, टर्सरी संयोजन क्या होता है। तो मैं एक भी संयोजन लेता हूँ। चलो मान लो यहाँ पे आपको सर ये तो समान ही है, चलो इसका ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसका संयोजन मान लेते हैं, किसी का मान लेते हैं, एक का संयोजन मान लेते हैं। चलो मैं भाई स्टार डेल्टा की बात कर लेता हूँ। तो ये हमारी एक आपको वाइंडिंग बना के दिखाऊं, जैसे स्टार की वाइंडिंग कैसे होती है। जैसे मान लेते हैं ये वाइंडिंग हो गया आपकी स्टार की वाइंडिंग। अब आप लोग समझ गए होंगे कि तीनों वाइंडिंगों के बीच में कितना है? 120 डिग्री का कोण है। मैंने अभी तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया है, वो आपको बताऊंगा। मैं इसका संयोजन कर दूं। चलो यहाँ मैं इसका संयोजन कर देता हूँ, ठीक है ना। इसके संयोजन यहाँ कर देता हूँ, और इसके संयोजन में यहाँ ये कौन सी है? ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। किस में है? मैंने इसकी नाम लिया है, ये देखो ये स्टार में है। फिर सेकेंडरी वाइंडिंग बना के दिखाऊं। सेकेंडरी किस में है? डेल्टा में है। चलो मैं यहाँ डेल्टा वाइंडिंग बना देता हूँ, डेल्टा संयोजन दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। ये डेल्टा संयोजन होगा आपको सामने दिख रहा है। और मान लीजिए कि मैं आपको ये कोर दिखा देता हूँ। यहाँ बीच में आपकी क्या रहेंगे? कोर रहेंगे। अब इनके संयोजन दिखाऊं आप लोगों को मैं। जैसे अब देखो, ये आपकी प्राइमरी किससे संयोजित है? इनकमिंग सप्लाई से। ये क्या है? इनकमिंग सप्लाई। कौन सी है? 3 फेज सप्लाई, इनकमिंग 3 फेज सप्लाई, या बस बार बता देता हूँ आपको। ये क्या रहेगी? बस बार। कौन सी है? इनकमिंग बस बार। किसकी? 3 फेज बस बार। ये दिखा दिया 3 फेज। कौन कौन से होंगे? R, Y और B, 3 फेज आपके सामने है,
ठीक है। अब यहाँ मैं एक लोड की बस बार बना के दिखाता हूँ आपको, संयोजन करके दिखाऊंगा ना। तो ये लोड की बस बार मान लीजिए कि ये आपकी लोड की बस बार, यहाँ आपको लोड देना है, 3 फेज का लोड देना है, याद रखना। किसका देंगे? 3 फेज का लोड देंगे, ये 3 फेज। फिर आपको शर्तें बताऊंगा कि क्यों इनकी शर्तें समान नहीं होंगी तो क्या होगा। मान लीजिए कि मैं इसका संयोजन करता हूँ, देखो यहाँ पे इसका संयोजन कर दिया मैंने इसके साथ, ये कौन सा है? R, Y और B, ठीक है। और ये संयोजन कर दिया मैंने इसके साथ, और ये संयोजन कर दिया मैंने इसके साथ, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें R फेज की वाइंडिंग ये थी, ठीक है ना। और ये R की ये है, R की ये है, Y की ये है और B की ये है, R Y B ऐसे हो गया, ठीक है। और ये बताते हैं ये R की वाइंडिंग यहाँ से आती है, R Y B ऐसे मान लेता हूँ। ये मैंने संयोजन करके दिखा दिया आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे। यहाँ से देखेंगे कि ये किस में है, ये आपकी स्टार में है, ये स्टार में है और ये आपकी डेल्टा में है। अब आपको दूसरा ट्रांसफार्मर, ये कौन सा है? माना कि पहले ट्रांसफार्मर 1 है, ये है ट्रांसफार्मर नंबर 1 जो कि ऑलरेडी चल रहा है और 100 kVA की कैपेसिटी के अनुसार चल रहा है। 100 kVA की कैपेसिटी है इसके पास और चल रहा है। अब माना कि लोड बढ़ गया, कितना? 50 kVA का लोड और बढ़ गया है, 50 kVA का लोड और बढ़ चुका है, बढ़ा हुआ लोड है, ये बढ़ा है। तो क्या दूसरा ट्रांसफार्मर लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। कैसा लगाएंगे? अब आपको मैंने बताया था कि सेम कैटेगरी के इसके साथ इसको पैरेलल में संयोजित नहीं कर सकते और इसके साथ इसको पैरेलल में संयोजित नहीं कर सकते। ध्यान होगा आप लोगों को, मैंने आपको बताया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान 0 डिग्री और इसका 0 डिग्री, इसका 30 डिग्री और इसका 30 डिग्री। तो 0 के 30 डिग्री वाले को 30 डिग्री के साथ कर सकते हैं। इसका 30 डिग्री माइनस है देखो, और इसका माइनस है तो इसका प्लस है, तो माइनस प्लस को नहीं, ये सेम होगा तो ही होगा। जैसे इसके साथ 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री वाले को एक साथ संयोजित कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान समान होना चाहिए, फेज डिस्प्लेसमेंट का मान समान होना चाहिए। अब आपको सेकेंडरी वाइंडिंग बना के दिखाता हूँ या दूसरा ट्रांसफार्मर इसके साथ संयोजित करके दिखाता हूँ। तो पहली वाइंडिंग किस में लेंगे? पहली वाइंडिंग लेंगे स्टार में। पहली वाइंडिंग किस में लेंगे? स्टार में लेंगे। तो आपको स्टार संयोजन दिखाऊं, मान लीजिए कि आपका स्टार संयोजन दिखा देता हूं लोगों को मैं। ये आप लोगों की स्टार वाइंडिंग है और स्टार में कनेक्टेड है। अब कहोगे सर स्टार में कनेक्टेड कैसे होती है? ये आप लोगों को मैंने स्टार डेल्टा का कंप्लीट सिलेबस फॉर्मूले सहित पॉलीफेज के चैप्टर में करवाया है। यदि आप लोग देखना चाहो कि स्टार और डेल्टा क्या होता है, किस प्रकार उसके फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार ऊर्जा मतलब कि पावर ज्ञात की जा सकती है, पॉलीफेज के चैप्टर में अच्छी तरह एक एक पॉइंट टू पॉइंट करवाया है कि ताकि आप उसके बारे में उलझन में नहीं फंस सको और आसानी से आप प्रत्येक क्वेश्चन को याद कर सकते हो। वहाँ पे मैंने वो चीज़ें बताई हैं कि कंफ्यूज कहाँ हो सकता है, कंफ्यूज को भी आपने दूर किया, प्रत्येक डाउट को क्लियर किया वहाँ पे। अब कहोगे सर इसका कनेक्शन ये संयोजन मैंने आपको ऑलरेडी अभी इससे 2 वीडियो पिछले पढ़ाया था कि स्टार संयोजन क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, स्टार डेल्टा क्या होता है, डेल्टा स्टार क्या होता है, वो भी करवा चुका हूँ। जब तक आप इनको देख लोगे तो वो अच्छी तरह समझ में आ सकता है। चलो वो तो थी बात, आप देख लेना, देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो उसको देख लेना अच्छी तरह से। अब मैं इसके संयोजन दिखाऊँ, देखो ये आर फेज इसके साथ। आप कहोगे सर आर फेज को जब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके साथ नहीं संयोजन करेंगे तो क्या होगा। ये इसके साथ हो गया, ये आर के साथ, ये आर के साथ यहाँ पे है, ये आर के साथ हो गया और ये हो गया आपका वाई के साथ संयोजन, ये वाई के साथ और ये आपका बी के साथ संयोजन हो जाएगा। अब कहोगे सर देखो ये बी है, ये इसके बी के साथ, देखो इसका बी, इसका बी, इसका आर, इसका आर के साथ है ना, ये आर है तो ये आर, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। ये आर की वाइंडिंग है, ये बी की वाइंडिंग है और ये वाई की वाइंडिंग है, ठीक है। ये तो होगा कनेक्टेड यहाँ पे, ये किसकी है? आर, ये होगी आपकी बी की और ये वाई वाइंडिंग, आर वाई बी की 3 वाइंडिंग लगा दी, 3 वाइंडिंग ये होगी। अब मैं आपको सेकंडरी वाइंडिंग की संयोजन दिखाऊं कि सेकंडरी वाइंडिंग, क्योंकि सेकंडरी वाइंडिंग के साथ लोड बेस के साथ लगाना है तो वो किस में लगाएंगे? डेल्टा में। ये डेल्टा कनेक्टेड सेकंडरी वाइंडिंग ली है मैंने आपको यहाँ पे ये। अब इसका संयोजन करें हो गया आपका वाई के साथ, तीसरा संयोजन होगा आपका ये आर के साथ, ये आर संयोजन होगा, ये वाई संयोजन होगा, ये बी संयोजन होगा, ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर आर, ये वाई बी मान लेते हैं, इसमें संयोजित कर दिया आप लोगों ने। इसने लोड दिया, ये कितने कैपेसिटी का है? ये ट्रांसफार्मर नंबर 2 रहेगा, ये आपकी कोर बीच में रहेंगी और ये ट्रांसफार्मर नंबर 2 जो आपको पैरेलल में संयोजित करना है। अब 3 4 कितने भी कर सकते हैं, वो कोई गारंटी नहीं है और ये भी एक निर्धारित नहीं है कि आप समान कैपेसिटी के ग्रुप। ये इसकी कैपेसिटी कितनी है? पहले ये 100 kVA का ऑलरेडी चल रहा था, कितने का है? ये 100 kVA का ऑलरेडी
चल रहा था और लोड कितना बड़ा था, 50 का बड़ा था। यहाँ कितना लगा सकते हैं, 50 kVA का ट्रांसफार्मर यहाँ इसके एडिशनल में, इसके समानांतर में संयोजित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात शर्त क्या रहेगी इसके, देखो सबसे पहली बात शर्त क्या रहेगी, देखो वो शर्तें थी जो मैंने आपको लिखवाई थी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, वो तो लगभग यहाँ सेम ही रहेंगी, वो शर्तें यहाँ पे लगभग सेम टू सेम रहेंगी। कुछ एडिशनल शर्तें होती हैं, कुछ अतिरिक्त शर्तें होती हैं जो किसके प्रचालन के लिए होती हैं, 3 फेज प्रचालन के लिए होती हैं। तो उन 3 फेज प्रचालन की शर्तों को भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यदि ये आर, इसकी प्राइमरी देखो, इसकी प्राइमरी RYB में संयोजित है, इसकी प्राइमरी भी सेम टू सेम RYB के साथ संयोजित होनी चाहिए, एक तो याद रखना। तो कह सकते हैं यदि समान से ये नहीं होंगे, जैसे कि माना कि इसके जैसे आपको बताऊं कि ऐसी चलती है, कैसे चलती है आप समझोगे कि समान साइज के नहीं होंगे तो क्या होगा, ये सेम टू सेम ही है, ठीक है ना। गौर से देखना, जैसे मैं आपको साइन वेव ऐसे का दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ये आर फेज है, ऐसे ये आर फेज चला, माना कि ये आर फेज, एक ही जगह दिखा देता हूँ वहाँ पे आपको, ये आर फेज चला, इसके 120 डिग्री के बाद में कौन सा चलेगा, वाई फेज चलेगा, ये वाई फेज चलेगा। इसके 120 डिग्री के बाद में कौन सा फेज चलेगा, ये बी फेज चलेगा। अब ये तो लग गया RYB में, इसका चुंबकीय फ्लक्स इस प्रकार से निर्धारित हो गया कि एक के 120 डिग्री के बाद में क्रिएट होता रहेगा, वो चुंबकीय फ्लक्स घूमने वाला हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स घूमने होगा तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न हो जाएंगे, किससे, इसी के अनुसार से, इसी के वेव से वोल्टेज उत्पन्न होंगे। अब सपोज कीजिए इसने वोल्टेज इसको दिया, सपोज कीजिए, अब क्या होगा यदि मैं सेकेंडरी वाइंडिंग, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको मैं यदि स्टार में संयोजित नहीं करता हूँ, ऐसे संयोजित कर देता हूँ, गौर से सुनना, जैसे ये आर फेज था, ये वाई था और ये बी था, ठीक है ना, ये बी था। अब आर फेज तो सही जोड़ दिया आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या जोड़ दिया आप लोगों ने, इसके सीक्वेंस भी नहीं जोड़ा और बी फेज जोड़ा। तो बी फेज देखो इसके साथ में ये वोल्टेज इसके साथ में आया तो ये इसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा और दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। इसका बी फेज देखो, इसका बी फेज 120 तो ये है और 120 ये है, 120 डिग्री के बाद में है। एक जब कहा ये इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा, ये इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तो इसका वोल्टेज इसके विपरीत रहेगा, इसका वोल्टेज इसके विपरीत रहेगा, दोनों आमने सामने 120 डिग्री का झटका लगेगा। ये 120 डिग्री सामने से अगर 120 डिग्री सामने से आएगा तो क्या होगा, दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। दोनों शॉर्ट होंगे 3 फेज के, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा और पूरे सिस्टम जल सकता है यहाँ पे, मतलब पूरे सिस्टम में आग लग जाएगी। तो क्या कह सकते हैं, इनकी शर्तों में सबसे पहली शर्त आती है 3 फेज वाइंडिंग के, 3 फेज ट्रांसफार्मर के जब पैरेलल संयोजित करते हैं, सबसे पहली शर्त आती है कि इनका कला अनुक्रम समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनका कला अनुक्रम, ठीक है ना। इनका सबसे पहली शर्त आती है दोनों ट्रांसफार्मर के कला अनुक्रम को कहेंगे फेज सीक्वेंस। क्या कहेंगे, फेज सीक्वेंस समान होने चाहिए। और भारत का फेज सीक्वेंस क्या है, RYB। इसका मतलब ये कह सकते हैं इसके RYB से इसका RYB मैच करना चाहिए। इसकी R कॉइल, जैसे इसकी B कॉइल ये है, इसकी B कॉइल इसके साथ संयोजित होनी चाहिए। इसकी Y कॉइल ये है, इसकी Y कॉइल Y के साथ संयोजित होगी, जो कला अनुक्रम मिल रहा है। तो दोनों को समान कला अनुक्रम में संयोजित करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा वो सुन लो, अन्यथा दोनों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होकर जल जाएगी, तो पूरा सिस्टम जल सकता है। इसलिए शॉर्ट सर्किट होने से बचने के लिए, जलने से बचने के लिए इनके कला अनुक्रम को समान कर देना चाहिए। सबसे पहली शर्त हुई। दूसरी शर्त देखो, दूसरी क्या हो सकती है, प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट का मान, फेज में कि उसके कला विस्थापन का मान या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान समान होना चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको बताती है, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहो, मैं यहाँ पूरा वीडियो नहीं बता सकता आप लोगों को, क्योंकि मैंने अच्छे तरह से एक्सप्लेन करवाया है, एक एक बारीकी से पॉइंट पर अध्ययन करवाया है। ये बताया कि इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का फेज सीक्वेंस होगा, इनके 0 डिग्री का होगा, यहाँ 30 डिग्री का होगा, यहाँ -30 का हो सकता है। तो समान कोणीय विस्थापन होगा तो ही इनको पैरेलल में संयोजित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है ना, अन्यथा नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि इनको क्योंकि कोणीय विस्थापन करेंगे तो उसका अनबैलेंस हो जाएंगे, पूरा सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, ये अपनी क्षमता पर कार्य नहीं करेंगे, ये अपनी क्षमता पर कार्य करेगा और लोड का सिस्टम कुछ अलग हो जाएगा। इसलिए इनके कला अनुक्रम को समान होना चाहिए। दूसरी शर्त देखते हैं, देखो ये किसकी शर्तें बात कर रहे हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर की शर्तें की बात कर रहा हूं। एक होता है दोनों ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप सदिश समूह है। अब समूह मैंने आपको पढ़ाया था, समूह देखो ये पढ़ा, ये समूह है, सदिश समूह मैंने आपको पढ़ाया कि स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा,
डेल्टा डेल्टा, ये सदिश समूह है कि ऐसा ट्रांसफार्मर एक है उसके साथ ऐसा ही दूसरा संयोजित कर सकते हैं। ये स्टार स्टार है तो स्टार स्टार को संयोजित कर सकते हैं। इसका मतलब कि सदिश समूह समान होना चाहिए, इसकी ग्रुपिंग समान होनी चाहिए। कहने का मतलब ग्रुप समान होना चाहिए, सदिश ग्रुप वेक्टरिक ग्रुप समान होना चाहिए, अन्यथा ट्रांसफार्मर समानांतर रूप से प्रचालित नहीं हो सकते। तो दूसरी शर्त आती है, पहली शर्त क्या थी, कला अनुक्रम की। दूसरी शर्त कौन सी आती है, तो ये लिख सकते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर की, ठीक है ना, दोनों ट्रांसफार्मर की जो फेज डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ट्रांसफार्मर कौन से की, 3 फेज की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल फेज की बातें पहले कर ली थी। वो सिंगल फेज में जो बातें की थी वो सेम टू सेम यहाँ पे लागू होती हैं। मैंने कुछ एडिशनल आपको शर्तें बताई हैं, एडिशनल शर्तें बताई हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ। दोनों ट्रांसफार्मर की, किसकी, 1 नंबर की और दोनों की, प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों की बात करूँगा मैं, प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन, फेज डिस्प्लेसमेंट, कला विस्थापन, हिंदी में कला विस्थापन वैसे फेज डिस्प्लेसमेंट, या फिर कभी कभार कोणीय विस्थापन का नाम भी आता है। कोणीय विस्थापन समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। कितने डिग्री का, जैसे यहाँ 0 डिग्री का है। अब मैंने ये बताया कि कोणीय विस्थापन कितने प्रकार से होते हैं, कोणीय विस्थापन, टाइप्स ऑफ कोणीय विस्थापन, कि कोणीय विस्थापन कितने प्रकार के होते हैं। या आप लोगों को देखो, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री बताया था, 180 डिग्री बताया था, 30 डिग्री बताया था और -30 डिग्री बताया था। 4 कोणीय विस्थापन बताए थे, चारों किस प्रकार व्यवस्थित होंगे और कब इनका मान -30 होगा, कब इनका मान +30 होगा, कब 180 हो सकता है, कब 0 डिग्री हो सकता है। अच्छी तरह से पूरा लेक्चर करवाया था हमने आप लोगों को, इसको देख लेना। कोणीय विस्थापन का मान हो गया कि ये कोणीय विस्थापन समान होना चाहिए, तब जाके इसको पैरेलल में संयोजित कर सकते हैं। तीसरी शर्त अपनी क्या थी, 2 शर्तें थी। तीसरी थी कि वेक्टर ग्रुप, दोनों ट्रांसफार्मर के, दोनों ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप सदिश समूह है, सदिश समूह है, समान होना चाहिए। अब सदिश समूह कैसे, देखो आपको सदिश समूह के बारे में बताता हूं। सदिश समूह मैंने शुरू में बताया था, ये सदिश समूह है कि दोनों की वाइंडिंग किस प्रकार से संयोजित हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था, इससे पिछले वीडियो में बताया था कि स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, या फिर स्टार डेल्टा, या फिर डेल्टा स्टार, ये सदिश समूह है, ठीक है ना। जैसे स्टार स्टार आ गया ना, स्टार स्टार, ये सदिश समूह समान होगा तो ही पैरेलल में संयोजित किए जाएंगे। असमान सदिश समूह के, जैसे आपको कि सर इसके साथ इसको संयोजित कर दे, नहीं, इसके साथ इसको संयोजित कर दे, नहीं, इसके साथ इसको कर दे, नहीं, सदिश समूह समान होगा तो ही ट्रांसफार्मर पैरेलल में संयोजित किए जा सकते हैं। अब ये तो था आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर की शर्तें, और आराम से इसको प्रचालित करके अपना पूर्ण लोड ले सकते हैं, अतिरिक्त भार को लोड भी ले सकते हैं। एक याद रखना कि यहाँ पे केवी रेटिंग समान नहीं होती है, तो आपको मिलेगा निम्न में से कौन सी जो शर्त है वो ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन में शामिल नहीं होती है। केवी रेटिंग समान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। केवी रेटिंग अपनी क्षमता अनुसार, बढ़े हुए लोड के अनुसार ले सकते हैं। एक तो ये आती है। फिर देखो यहाँ पे बोलो दक्षता, एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी घटी एक बड़ी है, तो कह सकते हैं पैरेलल ऑपरेशन करने के बाद जो पैरेलल ऑपरेशन में जो ट्रांसफार्मर प्रचालित होते हैं उनकी दक्षता उच्च होती है कि निम्न होती है, दक्षता उच्च हो जाती है। तो नोट लगाने वाली बात है कि पैरेलल ऑपरेशन में प्रचालित ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च हो जाती है। यहाँ पे केवी रेटिंग समान होना आवश्यक नहीं है, यहाँ पे केवी रेटिंग समान होना आवश्यक नहीं है। अब फायदा क्या, देखो फायदा देखो इसके, यदि माना कि 2 अपने समान क्षमता के ट्रांसफार्मर है, इसकी मेंटेनेंस करनी है तो कुछ लोड कम करके इसको आसानी से प्रचालित कर सकते हैं। लोड बिल्कुल रूप से कट नहीं कर सकते, लोड का मान को कम करके आगे और एक ट्रांसफार्मर सुचारू से सप्लाई दे सकता है। या फिर ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो इसको लोड को कम करके इसको आने से आसानी से सप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये आता है कि एक ट्रांसफार्मर जब खराब हो जाए, मेंटेनेंस करनी हो, रिपेयर करना हो, कुछ मिस्टेक हो जाए, दूसरे ट्रांसफार्मर से आराम से कम लोड कर सप्लाई को प्रचालित कर सकते हैं। ये इसका फायदा होता है। नुकसान क्या है, नुकसान यही है कि ये स्थान घेरता है, जगह घेरता है। माना कि आप लोगों ने इसके बदले में 100 केवी के बदले 150 केवी का ट्रांसफार्मर यहाँ लगा देते हैं, तो क्या होता है, 150 केवी 150 केवी का ट्रांसफार्मर यहाँ लगा देंगे। यदि यही खराब हो गया तो पूरा सिस्टम, जब तक वो ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं होगा तब तक पूरा सिस्टम ही बंद रहेगा। इसलिए वो आपका फायदा होता है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी
ट्रांसफॉर्मर की पैरेलल ऑपरेशन। वीडियो कैसा लगा आपको? यदि पसंद आया, नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में जरूर लिखना। और इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार व्यक्त है वो कमेंट्स में जरूर लिख के ही वीडियो को फिनिश करना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।